नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन गुरुजी में आप सभी लोगों का स्वागत है और इस उम्मीद के साथ कि आपकी तैयारियां बहुत बेहतर तरीके से चल रही होंगी और आप आने वाली परीक्षाओं में एसएससी के बेहतर प्रतिभाग कर सकें, इसके लिए हम भी आपके सहयोग में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे सहयोग की परिणति और परिणाम तब आएगा जब आप हमारे साथ मेहनत करेंगे। इस आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप हमारे से बेहतर, मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे, एक बार नए सेशन के साथ सिलेक्शन गुरुजी में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और आज हम कुछ गणित के और महत्वपूर्ण सवालों के साथ आपके साथ हैं, जो एसएससी के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मल्टी लेवल एसएससी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे पहला सवाल है आपके साथ स्क्रीन पे कि एक वस्तु को 19% की छूट के बाद 1215 में बेचा जाता है। यदि 17.5% की छूट दी जाती तो वस्तु की बिक्री मूल्य होनी चाहिए। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। तो आप, बहुत इजी सवाल है, ऐसे सवाल एसएससी में आते हैं और बहुत ही इजी सवाल है कि अगर 19% का आप डिस्काउंट ऑफर करते हो तो आप लेते कितना हो, ये बताइए। आप ले कितना रहे हैं? 81%। सिंपल बात। और 81% बराबर 1215। तो अभी कह रहा है कि अगर ये डिस्काउंट हम 17.5% कर दें तो 17.5% करेंगे तो आप कितना लेंगे? 82.5। सिंपल। तो अगर 81% इतना है तो 82.5% कितना होगा? 1215 बटे 81 गुणित 82.5। सिंपल। 9 से काटिए, 9 9 81, 9 1 9, 3 12, 9 3 27 और 9 5 45, 15 9 135, 15 से गुणा कर लेंगे, 15 5 75 7, 15 30 37 3 और 15 8 120 और 3 123, यानी 1237.5। सिंपल, आराम से आप सवाल कर सकते हैं, आराम से करते हैं। अब आपको लग ये 81% और 82.5% का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर डिस्काउंट है तो 100 माइनस, अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस, कुछ इस तरह से, जो भी जैसे छूट है अगर तो वो 100 माइनस हो जाएगा। तो 19% का जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट क्या कवर करता है? 19% का डिस्काउंट यानी आपको रिटर्न 81% देता है। क्लियर है? अब आपको 82.5% रिटर्न चाहिए, यानी डिस्काउंट 17.5 है तो 17.5 है तो आपको रिटर्न कितना चाहिए? आपको रिटर्न चाहिए ये 82.5। तो 81% वैल्यू 1215, तो 82.5 की वैल्यू 1237.5। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का योग 118 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 3 संबंधे 4, पहली 3 संबंधे 4 है और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5 संबंधे 6 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है अनुपात समानुपात का, आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। 2 अलग अलग पेयर में आपको रेशियो दिया है, उसको मिक्स करके तीनों संख्याओं का एक साथ पेयर बना लेना है। जैसे क्या कहना है इनका, देख लीजिए सिस्टम क्या है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। ठीक, क्या कह रहा है? 3 और 4, 5 और 6, तो कितना हो गया? 3 5 15, 5 चौके 20 और 6 6 24। तो 24 जोड़ लो, सब जोड़ लेंगे आप तो कितना मिल जाएगा आपको? ये मिल जाएगा आपको 44 और 44 10 54 5 59। ये बराबर मिल जाएगा 59 भाग, यानी इस तीनों का अनुपात 15 संबंधे 20 संबंधे 24 और सब जोड़ दिया तो 59 भाग बराबर 118। 1 बराबर 2, तो तीसरी संख्या है कितनी? 24। तो 24 कितना हो जाएगा? 1 भाग 2 के बराबर है तो 24 बराबर हो जाएगा 48 के। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, कर लेंगे आराम से। तीसरा सवाल देखते हैं। अगला सवाल, 2 इस तरह का सवाल आता है, इलेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज के चैप्टर से, कि 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वैध हैं। एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुए 28,800 मतों से हार गया। 28,800 मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है? तो सिंपल सा सवाल है ना, देख लेते हैं। जैसे क्या होता है, 2 अगर कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मान लीजिए टोटल जो नंबर ऑफ वोट्स हैं तो वो टोटल नंबर ऑफ वोट 100 है। 2 लोग हैं, एक चुनाव हार रहा है और एक विनर है। तो एक जो हारने वाला है वो 38% पा रहा है, तो जीतने वाला कितना पाएगा भाई?
62%। ठीक है, हो गया टोटल 100%, ये मान लीजिए वोट 100%। अब इसका डिफरेंस कितना हो गया, ये 62 है, सॉरी 52 नहीं 62। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 इधर 40 22 24%। 24% के मार्जिन से ये जीतने वाला, या यूं कह लीजिए कि 24% के मार्जिन से ये हारने वाला हार गया। और हारने वाला हारा कितने वोटों से है, 28,800 वोटों से। तो ये 24% बराबर कितने को हो जाएगा, 28,800। बात क्लियर हो रही है। तो 1% तो 100, तो पूछ क्या रहा था आपसे कि कुल वोटों की संख्या क्या होगी। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि इसमें से आप जब 100% निकालेंगे तो 100% बराबर हो जाएगा 28800 बाई 24 इंटू 100। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 2400, और ये कट जाएगा 2 से तो 1200, और 1200 में 100 से गुणा कर लेंगे तो 1,20,000। यानी टोटल जो वैलिड वोट थे वो 1,20,000 थे। कर लेंगे। इसी तरह से आराम से पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स कंप्लीट प्रैक्टिस की चीज़ है। जब आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सब तरह के क्वेश्चन मेंटली और बिना पेन पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो लेवल अचीव करना है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किसी राशि का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज 4,080 है। उसी राशि का किस ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त ब्याज समान होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा काम करते हैं हम लोग कि देख लेते हैं। ये सवाल इस तरह से बहुत आसानी से आप कर सकते हैं कि देखिए कैसे कर पाएंगे आप। इस सवाल में बहुत फंसने की जरूरत नहीं है। इस सवाल को इस तरह से टैकल कर सकते हैं कि 7.5% से 8 साल में कितना मिला भैया, 8 साल में मिल गया हमको 4,080। तो दोस्त 1 साल में कितना मिलेगा, 8 पंजे 40 और 810, 510 रुपये। यानी अब ये 1 साल का ब्याज 7.5% के दर से कितना हो गया, 510। सिंपल। अब ये 510 हो गया तो मूलधन क्या होगा, मूलधन 100% हो जाएगा। अब आप इसको देखिए, अब ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना था कि उस किस राशि का, राशि ज्ञात करनी है। तो 7.5% जो है 1% हो गया आपका। अगर आप यहाँ से करें बात तो 7.5% कितना हो गया, 510। तो 1% कितना हो गया भाई, 510 बटा 7.5, या यूं कह सकते हैं कि 100% अगर निकालना है यानी मूलधन निकालना है तो 100 से गुणा कर लेंगे। अब एक काम करते हैं, यहाँ का ये दशमलव खत्म करने के लिए एक जीरो यहाँ पे बढ़ा लीजिए, इसमें काम दे देगा। तो 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, सॉरी इसमें मूलधन नहीं पूछ रहा है आपसे, ब्याज की दर पूछा है। फिर मूलधन निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 1700, 17 चौका 68, 6,800 आपका मूलधन आ गया। अब क्या कह रहा था कि 8 वर्षों का साधारण उसी राशि का किस ब्याज दर पर 5 वर्ष में समान ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज कितना लेना है आपको, ब्याज हमको लेना है 40-80, समान ब्याज कितने राशि पर, 6800 रुपये की राशि पर। किस दर से, दर ही पता करना है, और कितने साल में, 5 साल में बटे 100। बहुत सिंपल। ठीक, 5 से फिर काट लेंगे आप, ये कितनी बार कटेगा, 5 बट्टे 40 और 100, 5 बट्टे 40 और ये 10, 800, 100 इसको काट लेते हैं ना। तो रेट पूछ रहा है आपका, तो ये 00 से ख़त्म हो गया, और आपका 5 से कटेगा तो 5 बट्टे 40, 16 बचे 80। ठीक, और फिर आर बराबर हो जाएगा आपका, आर बराबर कितना आ रहा है, आर हो जाएगा आपका 12%। ठीक है, 68 से कितनी बार कट जाएगा, 12 बार। एक तो ये तरीका है 12%। ठीक है, दूसरा आपको एक और तरीका हो सकता था इसका कि अगर आपको 5 साल में ब्याज कितना चाहिए, कोई राशि है उस पर 5 साल में ब्याज कितना चाहिए, 4080। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 1 साल का ब्याज हो गया 816। ये 816 ध्यान दीजिएगा दूसरे तरीके पे, 816 6800 का कितना परसेंट है ये निकाल लेना है। गुणे 100 कर देंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12%।
इस तरह से आप इजीली भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे बहुत आसानी के साथ। समझ पा रहे हैं? दूसरे तरीके पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि वार्षिक ब्याज की दर पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज 4080 है। सिंपल आप बात समझो, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सबको आप सिंपल समझ सकते हैं इस तरह से। ये बेहतर तरीका होगा इस क्वेश्चन को करने का कि 7.5 के रेट से आपका 8 साल का ब्याज कितना बन रहा है? 4080। 1 साल का ब्याज कितना बनेगा? सिंपल बात बताओ तो 8 पंजे 40, सॉरी 80 है, 8 पंजे 40, 8 दाएं 510, यानी 7.5% इज इक्वल टू 510 है। तो मूलधन आप निकालेंगे 100%, तो 100 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 6800। ये 6800 मूलधन आ गया। अब कह रहा है क्या कि इतना ही ब्याज उसको चाहिए, कितने साल में? 5 साल में। तो ब्याज की दर क्या होगी? अब 5 साल में हमको कितना ब्याज चाहिए बताओ? 5 साल में हमको ब्याज चाहिए 4080, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 816। और 816 ब्याज 1 साल में चाहिए 6800 रुपये पे, तो दर क्या होगी? तो 816 कितना परसेंट है 6800 का? यही कैलकुलेट कर लेंगे, गुणित 100, 0000 से खत्म हो गया। 68 12 बट्टा 96, 9 12 6 72 9 81, ये 12 बार कट गया, तो कितना आ गया? 12%। सिंपल। दूसरा ऑप्शन, ये आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दिया जाए, ठीक है। देखिए, सफलता के लिए बहुत ज़रूरी बात ये होती है कि आप मेहनत कितनी करते हैं। परिणाम और रिजल्ट आपकी मेहनत पे निर्भर करता है। आज परीक्षाएं आपके पास हैं, सर पे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। एक बात मैं हमेशा कोट करता हूँ कि सुबह 9 से शाम के 6 तक पूरी दुनिया काम करती है अपने लिए। इससे एक्स्ट्रा आप कब कितना काम करते हैं, वही आपकी सफलता की कहानी लिखता है, ठीक है। तो जो रात को जगते हैं, सुबह उन्हीं के सुहाने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्रमिक छूट मिल जाने से सीमा को 200 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक कमीज 153 रुपये में मिल गई। यदि दूसरी छूट 15% थी तो पहली छूट क्या होगी? तो बहुत सिंपल सा बात है, इस सवाल को देख लेते हैं। ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है और इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देख लेते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए कि 2 क्रमिक छूट मिल जाने पर जो 200 रुपये की कमीज है वो कितने में मिल गई? 153 रुपये में। तो छूट कितनी होगी पहले ये बताओ हमको। छूट हो गई 200 माइनस 153 बराबर 47। तो एग्रीगेट डिस्काउंट कितना हो गया? अगर हमको एग्रीगेट डिस्काउंट परसेंट निकालना हो कि डिस्काउंट परसेंट कितना आएगा, तो छूट प्रतिशत हो जाएगा 47/200 × 100, ठीक। तो ये कितना हो गया? 23.5। सिंपल। और हमारे पास एक फॉर्मूला है, एग्रीगेट अमाउंट 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूटिव डिस्काउंट को मर्ज करके एक समतुल्य बट्टा निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है? x + y - xy/100। याद आ रहा है? ये फार्मूला है। हमने एग्रीगेट डिस्काउंट निकाल लिया है, जो एग्रीगेट डिस्काउंट, तो हम x + y 15 माइनस x गुणित 15/100 बराबर 23.5। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो कितना हो जाएगा? 100 से गुणा कर दिए तो 100x + 1500 माइनस 15x बराबर 2350। इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो आपको मिल जाएगा x बराबर, ये मिल जाएगा आपको 85x बराबर 850। x कितना मिल जाएगा? 10। तो ये जो पहली छूट थी वो कितनी है? 10% की। क्लियर? ये तो एक तरीका है क्वेश्चन का। दूसरा, आप सीधे एज्यूम कर सकते हैं। क्या एज्यूम कर सकते हैं? कि आपको एग्रीगेट डिस्काउंट 23.5 का मिल रहा है, एक डिस्काउंट 15% है, तो सीधी सी बात है कि जो दूसरा डिस्काउंट होगा, जो दूसरा 15 है और दूसरा जो भी डिस्काउंट होगा वो 15% से कम होगा, तभी वो मिलके 23% बनाएगा। क्लियर हो रही बात क्लियर? समझो ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन होगा। ये तो मेथड की बात हो गई। हमको बिना पेन पेपर भी क्वेश्चन ये कर सकते हो आप। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है बिना पेन पेपर। कह रहा है कि 2 डिस्काउंट है, दोनों डिस्काउंट मिलके कितना बना रहे हैं? 23.5। एक डिस्काउंट 15% है, तो दूसरा डिस्काउंट क्या होगा? 15% से कम होगा। एक भी ऑप्शन इसमें सिर्फ मात्र 10% का ऑप्शन है जो 15% से कम है। आप इसे बिना पेन पेपर, थ्रू ट्रिक, इसको कहते हैं हीट एंड
ट्रायल, आप ऑप्शन दीजिए और आप क्वेश्चन क्लिक कर जाइए। हिट एंड ट्रायल मेथड्स कर सकते हैं आप। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो 25% तो कंपटीशन क्वालिफाई उसी दिन हो जाता है जिस दिन वो तैयारी के लिए सोच लेता है कि मुझे तैयारी करनी है, क्योंकि 4 ऑप्शन है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है सही होने की? 1/4। तो आप सभी जितने लोग बैठे हैं वो 25% कंपटीशन क्वालिफाई कर चुके हैं, 75% की लड़ाई है। ठीक है, देखो 25% तो हमने आपको ऐसे बैठे बैठे बिना कुछ कहे लॉजिक से पास करा दिया। अब 75% के लिए हमको और आपको मेहनत करने की जरूरत है, तो हम लोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पेन सेलेक्ट कर लूं। हाँ, एक समूह में देखिए 2-3 ये है, एक समूह में 66 से 2/3% बच्चों को औसत आयु 13 वर्ष है, तो शेष समूह के सभी बच्चों की औसत आयु 14.5 वर्ष है। शेष बच्चों की औसत आयु क्या है? देख लीजिए, इस सवाल को ना टेक्निकल सवाल है, इसको बहुत इजी मोड में सॉल्व करते हैं। जैसे 16 होल 2/3% मीन्स जानते हैं क्या होता है? 2/3। शेष कितने बचे बच्चे? 1/3। डिनोमिनेटर इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, तो अगर हम एक ऐसी संख्या मान लें कि पूरे बच्चों की संख्या ऐसी है जो 3 से कट जाए, तो हम ये मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए कि कुल बच्चे 300 हैं। 300 में 200 बच्चे ऐसे हैं जिनकी आयु 13 है, जिनकी आयु औसत आयु 13 वर्ष है, तो 13 दूना 2600, ये टोटल हो गया। ठीक, कह रहा है कि सभी बच्चों की औसत आयु यानी 300 की औसत आयु, 300 की औसत आयु कितनी है? 14.5। तो ये हो जाएगा 45, 15, 12, 13, 1 और ये 435 और 1 0, ये कितना हो जाएगा? 4350। ये 4350 कितने बच्चों का हो गया? 300 का, और 2600 200 का, घटा दीजिए, सिंपल आ जाएगा 50, और ये कितना हो गया? 13 में से 6 जाएगा 7, और ये 1750। ये कितने बच्चों का हो गया? शेष 100 बच्चों का। तो एवरेज निकालेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, 2 अंक दशमलव लग जाएगा, औसत आ जाएगा 17.5। क्लियर हो रही बात? सिंपल सा सवाल है, 17.5 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल ध्यान दीजिएगा। एक ठोस घनभागाकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 7 संबंधित 5 संबंधित 3 के अनुपात में है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 11,502 वर्ग सेमी है। इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है भाई, आपको फार्मूला याद है? मैंने कहा ना, मेंसुरेशन का फार्मूला निश्चित रूप से तैयार होना चाहिए। तो देख लीजिए, अगर घनभागाकार बॉक्स है तो ये 7x लंबाई, 5x चौड़ाई और 3x ऊंचाई हो गई, और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है या पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2LB + BH + LH, और ये बराबर दे रहा है 11,502। सिंपल है ना? तो LB कितना हो गया? 2LB, 7 × 5 = 35x² 35x² प्लस 15x², यही से गुणा कर लेंगे, और प्लस 21x², ठीक, बराबर 11,502। तो ये कितना है? 7 × 35, 35 और 15 कितना हो गया? 50, और 50 और 21 71x² इज इक्वल टू, यहाँ 2 से भाग दे देंगे तो 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, और 2 × 5 = 10, और 1, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो x² बराबर आ जाएगा आपका, इसको भाग दे देंगे तो 1 to 1, सॉरी, इसको आप भाग दे देंगे तो e आ जाएगा 81, या x बराबर कितना हो जाएगा? 9। x 9 हो गया, तो x 9 हो गया, तो आपसे क्या पूछ रहा था? चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है? 5x, तो 9 × 5 = 45x। सिंपल कर लेंगे इस तरह से। थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, धैर्यपूर्वक काम करेंगे हम लोग, उसके बाद बहुत अच्छे स्पीड में भी हम सवाल करेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो आपको समझाते हुए लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCM HCF का सवाल है और आसान सवाल है। क्या है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मान लेते हैं A संख्या है और B संख्या है, तो ये 3 है तो ये 1 है, ये अनुपात है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, सॉरी, ये 3 होगी और इसको 1 कर लेते हैं, ठीक है।
इसको मिटा 3 हो गया और ये 1 हो गया। क्लियर है? यहां पे क्लियर हो गई बात। अब क्या कह रहे हैं कि HCF 8 है। HCF का क्या मतलब होता है? कॉमन फैक्टर है, गुणनखंड है, तो B अगर 8 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और कह रहा है कि इन संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो 24 का वर्ग पता है ना यार, 576, और 8 का 64, जोड़ लेंगे आप 0 7 7 1 14 1, और ये 5 1 640, सेकेंड ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 30 और 42 से विभाज्य है। ये सवाल आते हैं इस तरह के सवाल और हम फंस जाते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे इस सवाल को आसानी से बिल्कुल प्यार से हैंडल करेंगे। ठीक है, एकदम अच्छे इजी मूड में लेंगे। कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 14, 30 और 42 से विभाज्य है। ठीक है, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो पहले तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दिमाग में रख लो कि 9999 999 है। अब देख लीजिए आप, जो संख्या 14, 30 और 42 से विभाज्य है वो संख्या क्या है? उसका एलसीएम ले लें हम, तो वो है 210। एलसीएम ले लेंगे आप 210। अब जब 210 तक आप पहुंच जाते हैं तो अब ये 210 कैट हो इतना 9999 में कितनी बार कटेगा? तो 9999 बटा 210 कर देंगे, ये बराबर होगा 47 बार पूरा कटेगा। बटा में ये आ जाता है प्लस 129 बटा 210। क्लियर हो रही बात? तो अब ये 47 बार पूरा जाएगा 210 से, यानी 210 का 47 से मल्टीप्लाई जो करेंगे आएगा, वही 4 अंक की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 14, 30 और 42 से कटेगी। तो 47 0 0, 47 1 47 7 4, और 47 दूना 94, और 4 94 4 98, 98 70 ही इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, इसको ऑप्शन से आप चेक कर सकते थे। जैसा देख लीजिए, 3 है तो 10 से कटेगा, 42 है तो भी 3 से कटेगा। 3 से सब संख्याएं कट रही हैं क्या? 9 8 17 9 8 17 17 और 7 9 8 17 और 7 24 कट रहा है। 9 8 17 7 सही है, ये भी कट रहा है। ठीक है, आपको इसी तरह से करना है, ये ऑप्शन से ट्रेस नहीं होने पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। एक वस्तु को 984 रुपये में बेचने पर अरुण को 18% की हानि होती है। अरुण को 18% की हानि होती है। 15% लाभ पाने के लिए इसे कितनी कीमत पर बेचना चाहिए? सिंपल सवाल, कुछ भी नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल है। 18% के लॉस का मतलब रिटर्न 82%। सिंपल, 82% बराबर 984। तो कह रहे हैं कि 15% लाभ पाना है, यानी प्रॉफिट का मतलब 100 प्लस, लॉस का मतलब 100 माइनस। तो 115% बराबर 984 बटा 84 82 गुणित 100, इसी को गुणित 100, और इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो इसको जब सॉल्व करना है आपको, तो इसको काट लेते हैं 84 को। तो ये कितनी बार कटेगा? 2 से ये 41 बार कट जाएगा, और ये 2 से कटेगा 2 चौके 8, 2 9 18 और 2 492। ठीक है, फिर 41 से ही काट लेते हैं इसको। 41 का परसेंटेज 115, ये 115 गुण से गुणा करेंगे, 100 से नहीं, 115 से। ठीक है, कितना? 41 का 41, कितना बचा? 8, 41 दूना 82, 15 115 गुणित 12, 12 गुणित 115। तो आप देख लेंगे तो 12 पंजे 60 6। ठीक है, 12 पंजे 60 6, 12 का 12 6 18। कहाँ पे है ऑप्शन में? इस ऑप्शन में लास्ट में कितना है? 80, यूनिट डिजिट में ला लेंगे और ऑप्शन टिक कर लेंगे। ठीक है, ये भी एक ट्रिक है, देख लीजिए। लास्ट में 08 आना चाहिए, 08 एक ही ऑप्शन में है। पूरा कैलकुलेशन करने की अपने को जरूरत नहीं है। अब अगला सवाल ध्यान दीजिए, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवालों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, कैसा है? पढ़ लेते हैं सवाल, ध्यान से पढ़िएगा। ए किसी कार्य के 25% भाग को 4 दिन में कर पाता है, बी सी इसी कार्य के 50% भाग को 12 दिन में कर सकता है, और सी इस पूरे काम को 32 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, परंतु सी ने कार्य शुरू होने के 4 दिन बाद काम
छोड़ दिया और ए ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। देखिए सवाल तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, हो सकता है आपको मेरे मेथड से आप परिचित ना हो। जब नेक्स्ट हमारे चैनल पे टाइम एंड वर्क का चैप्टर का पूरा पढ़ेगा कॉन्सेप्ट, तब आप इस मेथड को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिलहाल मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बता देता हूँ। अगर दिक्कत होती है समझने में तो आपको उस समय तक का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे कह रहा है कि ए है, बी है और सी है, 3 लोग हैं। ए 25% काम करता है कितने दिन में? 4 दिन में। तो 100% काम कितने दिन में करेगा भाई? 16 दिन में। बी 50% काम करता है 12 दिन में, तो 100% काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। और ये 32 दिन में कर डाल रहा है। यानी हमको क्या मिला मालूम है? बहुत अच्छी चीज़ मिल गई। क्या मिल गया? हमको मिल ये गया कि ए जिस काम को 16 दिन में करता है, बी उसे 24 दिन में करता है और सी उसे 32 दिन में करता है। एलसीएम 96। कोई तकलीफ नहीं। अब एलसीएम पूरा काम होता है, तो ए जिस 96 काम को 16 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 6। 2 दिन में कितना काम करेगा? 24 चौका 96। बी 4 दिन में करेगा और सी 32 3 96। ठीक है। अब कहानी बढ़ रही है। क्या? उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, किंतु सी ने कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद, सी 4 दिन बाद चला गया। तो सी 4 दिन बाद चला गया तो 4 तिहाई 12 काम करके गया, यानी 96 माइनस 12। और जो गया सो हटा, जो गया सो गया, जो गया सो खत्म। अब क्या बचा? कह रहा है कि ए ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो 6 दिन पहले काम छोड़ दिया तो अपने हिस्से का कितना काम छोड़ दिया? 6 6 के 36 प्लस 36। अब बचा काम हुआ। अब 1 दिन का सी चला गया है, अब सी है नहीं। ए का 1 दिन का काम 6, बी का 1 दिन का काम 4, कुल काम 10। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 36 में से 12 जाएगा 24, 96 में 24 जोड़ देंगे 120 बटा 10, सिंपल 12 दिन। कोई तकलीफ है? बहुत सिंपल सा सवाल है ना। ठीक है। अब आप थोड़ा अगर इस ट्रिक से परिचित नहीं होंगे तो जब आपको चैप्टर्स जब आएंगे, चैप्टर्स पढ़ने शुरू होंगे तो टाइम एंड वर्क के चैप्टर में इसका पूरा फुल कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4 संबंधी 25 से इसके आयतन का अनुपात क्या होगा? बहुत सिंपल। क्षेत्रफल का अनुपात 4 25 तो गोला है तो उसका त्रिज्या का अनुपात 2 संबंधी 5, आयतन क्यूब कर लेंगे, 8 संबंधे 125। बिना पेन पेपर क्वेश्चन कर सकते हैं, बिना पेन। इसके लिए ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन जरूरत हमने पहले ही कहा था कि हम उन बच्चों के मदद के लिए आए हैं जो ABCD से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। इस सवाल को 110% आपको इस लेवल तक अपनी तैयारी को ले जाना है कि ऐसे सवाल मेंटली सॉल्व करने हैं, ऑप्शन देखना है, टिक करना है। ठीक है। क्वेश्चन वाला भी सोचे कि क्या बना दिया, ये तो बड़ा आसान सवाल बना दिया। तो देखिए कह रहा है कि एरिया का अनुपात A1/A2 इज इक्वल टू 4/25 है। और ये होता क्या है? एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, यानी R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर। अगर यहाँ से R1 R2 की बात करेंगे तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 2/5। और अगर किसकी आयतन की बात करेंगे तो 4/3 पाई R क्यूब होता है, 4/3 पाई कट जाएगा, R क्यूब R1 क्यूब बाई R2 क्यूब, तो कितना हो जाएगा? 8/125, यानी रेशियो 8:125। ध्यान दीजिएगा 8:125 न कि 125 संबंधी 8, ये गलत है। ठीक है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। वार्षिक ब्याज दर पर 10% से वार्षिक ब्याज दर 10% से घटकर 8 सही 3/4% हो जाने की वजह से एक साहूकार, बैटरी चार्ज, एक साहूकार की उस वर्ष की आय में 84.5% की कमी होती है। ठीक है। उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। ठीक है। फिर से देख लेते हैं सवाल, तो कुछ टेक्निकल इशू था। फिर से क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए कि क्या है। क्वेश्चन ये है कि वार्षिक ब्याज दर 10% से घटकर 8 सही 3/4 हो जाने की वजह से
एक साहूकार उस वर्ष की आय पर 84.5% की कमी आ जाती है। पहले तो आप ये समझ लो ना कि पहले 10 थी, अभी कितनी हो गई 8.75, 3/4 का मतलब 8.5, यानी लॉस कितने का हो गया 1.25% का, और ये बराबर है 884.5। उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। उसकी पूंजी ज्ञात करनी है जिसकी पूंजी का 1.25% 884.5 है, तो आपको 100%, तो आप ऐसे लिख लो 125 कितना हो जाएगा, 100 से इधर गुणा कर लो, 100 से इधर 8450, तो 100 कितना आएगा। बस सवाल हो गया आसान, कैलकुलेशन भी आसान, बटा 25, 125 गुणित 100, 25 चौका 100, 25 पचे 125, 8 1 8, 3 34, 5 1 5, 3 34, 5 36, 4 5 9 45, ठीक, और 1 0, ठीक है। तो इसमें गुणा कर लेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 16 चौका 64, 6760, ये आपका उसकी कुल पूंजी हो जाएगी। क्लियर है, कैलकुलेशन आपका पार्ट है, आप कर लेंगे, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने 100 रुपए की 30 वस्तुएं बेची। देखिएगा, बहुत ध्यान से सवाल देखिएगा, अगर आप इस ऐसे सवालों से परिचित नहीं हैं, मुलाकात नहीं हुई है कभी, तो ये आपसे परीक्षा में ऐसे अपरिचित से मिलेंगे कि आपसे बात भी नहीं करेंगे। तो हम आपको ऐसे सवालों से परिचित कराना है। जैसे किसी से साथ परिचय होता है तो हम लोग बात करने में क्या होते हैं, इजी, कंफर्टेबल फील करते हैं, तो हमें परिचित होना है। क्या है, एक व्यक्ति ने 100 रुपए में 30 वस्तुएं बेची, 20% का लाभ पाया। उसके द्वारा 100 रुपए में खरीदी गई वस्तु, बहुत सिंपल बात समझो भाई, 100 रुपए में जब वो 30 वस्तु बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट कितना है, 20% का, है ना। समझ में आ रही बात। तो कह रहा है कि वो 100 रुपए में वस्तु कितनी खरीदा, जब वो 30 वस्तु बेचकर कितना प्रॉफिट पा रहा है, 20% का। इसका मतलब है कि 30 का 20% 6, प्रॉफिट 6 वस्तु का होगा ना। ये 20% किसके बराबर है, 6 वस्तुओं के। समझ में आ रही बात। एक व्यक्ति 100 रुपए में 30 वस्तुएं बेचता है, 20% लाभ कमाता है। तो चलो हम लाभ को पुस्तक के ही फॉर्म में पता कर लेते हैं। तो 30 वस्तु बेचने पे 20% का लाभ है, यानी 6 पुस्तक का लाभ है, यानी 100 रुपए में 36 किताबें खरीदा होगा, 30 बेच रहा है, तो ये जो 6 बैलेंस बच रहा है यही प्रॉफिट है, और ये 20% में शो कर रहा है। तो कितनी किताबें खरीदा है 100 रुपए में, 36 किताब। सिंपल, समझ गए ट्रिक। नेक्स्ट ध्यान दें, नहीं समझ में आई बात, ठीक है ना। इसको सिंपल इस तरह से आप 20% को कहने का सेंस है, 20% को बुक के फॉर्म में देख लीजिए। 20%, 30 का 20% कितना हुआ, 20% 1/5, 6 किताब उसके पास सरप्लस बच गई, यही उसका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट क्या है, 100 में 36 खरीदा, 30 बेचा, 6 का फायदा हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप स्किप करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने 47 की, अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, बहुत कायदे से पढ़ते हैं हम लोग इसको अच्छे से। एक आदमी जो है 47 किमी की दूरी, एक आदमी 47 किमी की दूरी 6 घंटे में तय करता है, ठीक। उसके इस यात्रा के दौरान आंशिक दूरी 6 से 1/2 किमी प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 8 से 1/2 किमी की प्रति घंटा की चाल से साइकिल से तय की गई, उसके द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल सा सवाल ये है भाई कि आपको कुछ करना नहीं है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव तरीके से ही कर पाएंगे आप। देख लीजिए, 47 किलोमीटर की यात्रा है, 2 भाग में कर रहा है, एक भाग अगर x है तो दूसरा भाग 47 - x है। कह रहा है पहले भाग को 6 सही 1/2 किमी प्रति घंटा, और समय दिया हुआ है कि पूरी यात्रा 6 घंटे में पूरी किया। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी x/4, 6 से 1/2 का मतलब 13/2, प्लस यहाँ पे कितना तो है 47 - x बाई 8 2 16 17/2, और ये बराबर है कितने के, 6r के, 6 घंटे में तय करता है, ठीक। इसको सिंपली आप सॉल्व करेंगे जब, तो ये कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका, सॉल्व कर लीजिएगा तो 4x = 52, तो x = 13 किमी प्रति घंटा,
और ये क्या कह रहा है कि साइकिल द्वारा तय की गई दूरी, तो इसने 6 किमी प्रति घंटा से 6 घंटे तय की, उसके द्वारा यात्रा के दौरान आंशिक दूरी 4 से पैदल, तो साइकिल द्वारा कितना चला 47 माइनस 13 कितना हो जाएगा 4 और 2 24 47 है ना 34 किलोमीटर 34 किलोमीटर वो साइकिल से चला। क्लियर हो रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है। देखते हैं, एक कक्षा में 26 छात्रों, एवरेज का सवाल है, एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु, एक कक्षा के, पेन ले लेते हैं, एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि इसमें शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत 1 बढ़ जाता है, शिक्षक की आयु क्या है? सिंपल औसत का मैंने आपको सवाल बताया है, कॉन्सेप्ट बताया कि जो हमारा जो मामला है टीचर को निकालना है। बच्चों की संख्या कितनी है 26, औसत आयु 15 है। अगर टीचर भी 15 का हो, किसी समूह में जितनी उस समूह की औसत हो उतने मूल्य का कोई उसमें बढ़ जाए या कोई निकल जाए तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ औसत पे फर्क पड़ गया। क्या? औसत 1 बढ़ गया, और 1 बढ़ने का मतलब कितने लोगों पे बढ़ा 26 छात्रों पे, तो एवरेज 1 बढ़ने का मतलब पर हेड वैल्यू 1 बढ़ी, 26 लोगों में बढ़ी तो प्लस 26 हो गया, और प्लस 1 और बढ़ा, एक आदमी बढ़ गया ना, टीचर बढ़ गए तो 1 और बढ़ेगा, टीचर के भी हेड पे 1 बढ़ेगा, बस इसी को जोड़ देना है। 16 6 6 12 2 इकाई अंक पे 42 मात्र यहाँ पे है, ऑप्शन सही 42 आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं, ये वोडमास का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं मैं आपको कि क्या लिखा है, ठीक है, आप समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन में लिखा क्या है। लिखा है 2 का, ठीक है, ये है 2 का 5 माइनस 1, ये माइनस है, आपको क्वेश्चन सही सही नोट करा दूं, 2 का 5 माइनस ये 1/2 है, फिर माइनस है, डिजिट तो आप देख पा रहे हैं, और माइनस है, फिर ये डिवीजन है, ये डिवीजन है, फिर ये माइनस है, फिर ये माइनस है, फिर ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और ये फिर माइनस है, और ये वेंकुलम लगा हुआ है जिसको आप इन जनरल बार बोलते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको पता है ना सबसे बदमाश बोर्ड मास, पता है, और इसमें क्या है, पहले ऑफ करते हैं ब्रैकेट फिर ऑफ, ठीक है, तो ऑफ का मतलब गुणा है, तो 2 करेंगे, 2 का 5 है, 2 गुणित 5 माइनस 1/2, इससे सवालों को स्टेप वाइज ही करना चाहिए। 4 डिविडेड बाई 2 माइनस 1/3 माइनस, इसको मिडिल ब्रैकेट में लेते हैं 3/4 माइनस 5, वेंकुलम सबसे पहले सॉल्व होता है, 1/2 माइनस 1/4 तो 5 माइनस 5 माइनस और माइनस प्लस, प्लस कितना हो जाएगा, ये 1/2 माइनस 3/4 तो कितना हो जाएगा 4 2 माइनस 3, 1/4 माइनस में आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/4, वेंकुलम खत्म, कहानी खत्म। अब आप अपना ताबड़तोड़ अपने हिसाब से 5 चौके 20 1 21/4, यहाँ पे 21/4 हो गया, ये 3/4 हो गया, 3/4 में से 21/4 जाएगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस 15/4 बचेगा, 3/4, और ये तो कितना बचेगा 15 दोनों का है तो माइनस 15/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/3 प्लस 1/3 प्लस 15/3 15/4 18/4 होगा, ठीक है ना, 18/4, और ये फिर यहाँ पे ये भाग दे लेंगे, अब भाग दे देंगे तो 2 माइनस 1/2 माइनस, ये भाग दे देंगे 2 माइनस 1/3, सही है, 2 माइनस 1/3 हो जाएगा, ये ब्रैकेट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस 1/2, फिर इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आप फाइनली कहाँ पहुँच जाएंगे 19, 10 दूनी 20, 19/2 इन ब्रैकेट हो जाएंगे आप
3 दूनी 6, 5/3 -18/4। ठीक, अब इसका आप ब्रैकेट जब ब्रेक करेंगे आप, सॉरी यहाँ पे माइनस था, तो जब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो 19/2 -5/3 -18/4, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 40/12 10/3। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पेज पे है, इसको कर लेंगे आप। इसके लिए तो हम आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं, और ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, राइट। इस तरह से आप SSC GD का सारा क्वेश्चन आप इस तरह से कर पाएंगे, और GD और SSC के और भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें ये सब तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। कुछ दिनों से जल्दी ही चैप्टर वाइज जो कंटेंट हैं वो भी पढ़ेंगे, और आप सभी लोगों को एक बेहतर मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और GS और एक कंप्लीट पैकेज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसे हम देंगे। धैर्य रखिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।